हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये हमारा ये गिरिराज जो न्यूज़पेपर है हिमाचल का, उसकी जो रेगुलर क्लास होती है शनिवार की, तो उसी के अंदर तो ये जो हम कर रहे हैं 24 फरवरी का जो गिरिराज न्यूज़पेपर है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इस न्यूज़ में इस पेपर में जो पहली न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो है अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र से उदार वित्तीय सहायता का आग्रह। तो यहाँ पे जो शब्द है ये अधोसंरचना, इसका मतलब है यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या बोलेगा हम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो हिमाचल प्रदेश है, जो हमारी जो ज्योग्राफी है, जो हमारी टोपोग्राफी है, वो इस तरह की है कि इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है कि यहाँ पे जो रोड की जो कनेक्टिविटी है या एयरपोर्ट्स वगैरह है, जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उस वजह से क्या है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इस केस में। तो जो हिमाचल गवर्नमेंट है खुद तो अपने लेवल पे जो कर रही है, पर साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसी के ऊपर है ये। तो कुछ ऐसे एम्बिशियस प्रोग्राम है सरकार के जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कंसर्न में ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, नीति आयोग की जो काउंसिल, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, जो देखो जो नीति आयोग का जो कंसेप्ट है ना आज के डेट से, तो जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन हमेशा बात करता था टॉप से डाउन। तो जो भी पॉलिसी जो प्लानिंग होगी वो टॉप पे हुआ करती थी, जो नीचे वाला जो स्टेटा है उससे उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। बट आज की डेट से जो हमारे पास जो नीति आयोग है, इसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। उसमें जो सबसे बड़ा जो अच्छा काम इसमें यह है, तो यहाँ पे जो अप्रोच है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाती है। मतलब जो भी सजेशन लिए जाते हैं, जो मीटिंग्स ली जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाती है और उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर जाके वो आगे नेशनल लेवल पे जाएगा। तो वहाँ से सारी चीज़ें निकलती होती है। तो इस तरह से ये जो एक अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है, उसका नतीजा ही है ये कि जो काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है प्लान नीति आयोग की, और उसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग्स हो रही है और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। उस तरह से आगे जो फीडबैक दिया जाएगा, जो सरकार को बताया जाएगा, जो सजेशन दिए जाएंगे, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है हमेशा, कि हमारे पास क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अब इस तरह से भी एक कंसेप्ट बोल सकता है, मतलब साइज़ फिट टू ऑल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऐसी कुछ प्लानिंग हो कि वो सभी के काम आ जाए। अब हो सकता है कि हमारी जो डिमांड है हिमाचल की वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, और जो बिहार की है वहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला की कुछ और डिमांड हो सकती है। तो जैसे प्लानिंग कमीशन का जो पहले था कि वो सभी को एक ही शू में फिट करने की कोशिश करता था, बट अब ऐसा नहीं है। कि अब जो नीति आयोग है उसके क्या है कि अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो अगर ग्रास रूट लेवल पे के ऊपर मीटिंग्स होगी और उनसे इंटरेक्शन होगी, तो आपको क्या होगा कि सही से एक प्लानिंग मिलेगी और उस प्लानिंग को उस लेवल पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हिमाचल का जो अभी जो मेन कंसर्न है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो नीति आयोग की काउंसिल के साथ आप इसको ऐड कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो। तो अब इस तरह से क्या है कि अब हमें चाहिए क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक तो हमें टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमें कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जो टूरिस्ट है वो हिमाचल के अंदर पहुंचेगा। और टूरिज़्म भी क्या है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी है वहीं जा रहा है। तो यहाँ से क्या है कि जो टूरिज़्म की जो एक्टिविटी है वो बड़े स्पेसिफिक प्लेसेस में है, जैसे शिमला मनाली हो गया, इस तरह से। तो अब हम क्या चाहते हैं, टूरिज़्म को डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे शब्द दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज़्म। और जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज़्म है दैट रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेनली इन द एरिया ऑफ कनेक्टिविटी। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है हमने टूरिज़्म को। और दूसरा क्या है कि हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी हमारी कहाँ पे डेवलप्ड है, जो बॉर्डर एरिया है उसी में ही ज़्यादातर है। जो बॉर्डर एरिया है तो प्लेन एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर। बट हमको चाहिए कहाँ पे इस तरह के कि ये भी डाइवर्सिफिकेशन ही है यहाँ पे, कि ऐसे इलाके में चाहिए, लाहौल स्पीति में चाहिए, किन्नौर में चाहिए, भले वहाँ पे पोटेंशियल है। कहीं पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का स्कोप है और कहीं पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का स्कोप है, और कहीं पे मिनरल्स जो इंडस्ट्री बनती है सीमेंट वगैरह की उसका स्कोप है ना। और टूरिज़्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो इस तरह से अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हम एरिया देखें तो इतने जो लिमिटेड है हमारे पास अभी, उनको ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, एग्रो बेस्ड हो गया और हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई ना, टूरिज़्म एक अपने आप में एक इंडस्ट्री हो गया। तो इन सभी को अगर हमने हार्नेस करना है सही दिशा से, तो भी हमें क्या चाहिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। और दूसरा क्या है कि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, तो इन्वेस्टर भी तभी यहाँ पे आएगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो हमारे लिए क्या है कि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में, तो अगर लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पे ईजी काम करने को मिल रहा है, तो ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमारा लॉजिस्टिक इंडेक्स। तो दोनों में बड़ी कोरिलेशन है आपस में। अगर काम करना है, आसान करना है, तो वहाँ पर लॉजिस्टिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट्स वाई कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। और तीसरा कुछ जैसे सोशल प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, तो इस केस में भी हमारे पास इंफ्रा की ज़रूरत रहती है। तो अब धीरे धीरे क्या करें, मंडी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने की बात करें तो अब याद रखना, तो मंडी एक ऐसी जगह है तो जहाँ पे थिंक चला जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है और कांगड़ा में इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना है और छोटे छोटे पोर्ट्स और बनाना है, तो इसकी ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो सारी जो हेल्प है, अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए हमें हेल्प कहाँ से मिलनी है, सेंटर से मिलनी है। अब दूसरा क्या है कि जो हिमाचल की जो अचीवमेंट रही है कि जो टाइम से पहले अपना काम निपटा दिया है, वो है जो अटल टनल योजना है। अब अटल टनल योजना के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस है। प्रीलिम्स में फैक्ट्स बहुत बारी किए हुए हैं यहाँ पे, कितनी इसकी लेंथ है और कितनी दूरी पे कैमरा लगे हुए हैं, कितनी दूरी पे एग्जिट है इसका, और कब इसको ऑपरेशन में लाया गया था। तो ये हमने सारी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जो इसके छोटे छोटे फैक्ट्स है। अगर आप इसको बड़े लेवल पर देखेंगे तो इस टाइम क्या है, ये हिमाचल के लिए क्या वरदान साबित हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं इसको इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, तो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में क्या है, सबसे पहले क्या, अगर टूरिज़्म बढ़ेगा यहाँ पे, और दूसरा टूरिज़्म के साथ साथ अब एक चीज़ क्या है कि जो यहाँ की प्रोडक्शन है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर है, चाहे हॉर्टिकल्चर को लेकर, चाहे वेजिटेबल्स को लेकर है, उन सबको यहाँ पे इजीली कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो पहले क्या था कि जो 6 मंथ तक यहाँ पे आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था, अब वो आसानी से किया जाएगा। और जो लाहौल स्पीति है, पिछले भी मैंने एक बार किया था कि जैसे फ्लारिकल्चर के लिए बड़ा फेमस है, लिलिया का बड़ा फेमस फूल है, और उसी तरह से आलू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर बात करें जौ की, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में सबसे ज़्यादा जौ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से जा सकती है दूसरी राज्य के लिए और दूसरे इवन हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और एक चीज़ और थी, हमने यहाँ पे हेल्थ के कंसर्न में भी देखा था यहाँ पे कि यहाँ जो लोग हैं उनको ज़्यादा एनीमिक है यहाँ पे। तो अगर इंडिया के लेवल पे देखेंगे, हिमाचल के लेवल पे देखेंगे, तो सबसे टॉप में कौन आता है, लाहौल स्पीति आता है। तो उसके पीछे वजह भी ये होती है, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, खासकर जब यहाँ पे कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। तो अगर ये चलता रहेगा इस तरह से, तो जो उनकी जो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी उनको मिल जाएंगे, तो उस तरह से हेल्थ के लिए भी सही है यहाँ पे। तो ये एक एस्पेक्ट इकॉनमी का ले लिया आपने, एक सोशल में हेल्थ को ले लिया आपने, और दूसरा है यहाँ पे कल्चरल। जो कल्चरल है वो आजकल बड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो आजकल फेस्टिवल हो रहा है वो है स्नो फेस्टिवल। अब आपको स्नो फेस्टिवल के बारे में जानना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा न्यूज़ में है इस साल। अब जो स्नो फेस्टिवल है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम से कम वो 80 डेज़ के लिए स्नो फेस्टिवल है वहाँ पे। और इस स्नो फेस्टिवल और फेयर में ये बड़ी यूनिक चीज़ इसकी है कि 3, 4, 5, 7 दिन का नहीं, एक लंबे टाइम के लिए चलेगा ये। और ये एक पूरी जो लाहौल वाला खासकर जो एरिया है वहाँ की, चाहे वहाँ की कल्चर है, यहाँ की कुजीन है, यहाँ की ड्रेस है, यहाँ के डांसेस है, यहाँ के सॉन्ग्स है, और इवन यहाँ का जो घरों में जो खाना बनता है वो सब का एक शो केस है ये। और जिसमें अब पहली बार ऐसा हुआ है इस कनेक्टिविटी की वजह से, नहीं तो क्या था सर्दियों में लोगों को यहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता था कि जो लोग वहाँ के जो लोग हैं वही इस फेस्टिवल को एंजॉय करते थे, वही अपने वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। बट इस साल ऐसा हुआ है कि जो बाहर के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ दिस टनल। तो अब इसमें क्या होगा, देखो कितनी सारी चीज़ें होगी इसके अंदर, आप पूरा कल्चर की आप इसमें बात कर सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसमें क्या, जैसे मैंने बताया, इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, कल्चर को बड़ी एक यूनिक चीज़ दे दी है इस तरफ से। तो वो क्या है कि जो भी हमारे जैसे हम पढ़ते हैं स्कल्पचर्स होता है हमारा, तो वो कभी ब्रॉन्ज़ का होता है, कभी लकड़ी का होता है, कभी उसके ऊपर नक्काशी की जाती है, तो वो बिल्कुल अलग पार्ट है। तो जो लाहौल स्पीति में क्या है कि जितनी यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, अब ये क्या करें, वहाँ पे जो स्नो है उसी के ही स्कल्पचर्स बना रहे हैं, चाहे वो मोनेस्ट्री की फॉर्म में बन रहा है, चाहे वो बोधिसत्व की फॉर्म में बन रहा है, चाहे वो उनके लोकल ड्रेसेस की फॉर्म में बन रहा है ना। इवन जो उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं आजकल इन फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे ये अपनी जो लोकल ट्रेडिशनल जो फूड है वो लोगों को सर्व कर रहा है। तो उसमें भी क्या है कि जो बैठने की जो जगह है वो भी उन्होंने किस तरह की बना रखी है, बर्फ़ की बना रखी है। तो ये अपने आप एक बड़ा यूनिक सी चीज़ देखने को मिल रही है। और इस वैली की जो भी यूनिक चीज़ें हैं वो
सारी इसमें दिख रही है, चाहे वो डांसेस है यहाँ का, चाहे वो कल्चर है यहाँ का, चाहे वो फूड है यहाँ का, चाहे यहाँ की मोनेस्ट्री है। तो इस तरह से क्या हो कि पहली बार हम ये बोल सकते हैं कि ये ओपन हुई है बाहर वाले लोगों के लिए भी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोगों की देखो कल्चरल एस्पेक्ट भी आपका आ गया यहाँ पे, और साथ ही साथ क्या आ गया वहाँ पे इनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आ गया कि अभी इस साल अगर ये इतना हुआ है तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, इसके लिए लोग ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे और इसकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी इससे, और होम स्टे जैसी जो सरकार की जो स्कीम्स है उसको भी इसको और बल मिलेगा, है ना। तो अब इसमें जो रोल मेन प्ले कर रहा है वो कौन है, जो रोहतांग टनल है। तो इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख सकते हो आप, इसको कल्चरल एस्पेक्ट देख सकते हो, उसको सोशल एस्पेक्ट देख सकते हो, उसको हेल्थ एस्पेक्ट देख सकते हो उसको, और नेक्स्ट हमारा जो टूरिज़्म तो है ही एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के ऊपर। तो ये सारा सरकार इसलिए कर रही है इसको। तो अब देखो केलंग घाटी के पिछले महीने से स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर स्पेसिफिक होना है तो किस घाटी में हो रहा है, जो केलांग घाटी है यहाँ पे ये फेस्टिवल हो रहा है, तो स्पीति वाले रीजन में, ये लाहौल वाले रीजन में है। तो देखो ना, तो धीरे धीरे देखो कितनी चीज़ें क्लियर होती जा रही है अब हमारी तरफ से। अगर स्टेट की बात बताएं तो चंबा का फेस्टिवल कुछ और है, लाहौल स्पीति का कुछ और है, और लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जो इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, चाहे वहाँ का जैसे फेसबुक पेज में है या उनकी कोई ऐप बन रखी है इस तरह से, जैसे DC ऑफिस की तरफ से है या वहाँ के STM की तरफ से है, तो वो भी क्या करते हैं, इस चीज़ को लोगों को दिखाते रहते हैं। तो हमारी जो एक नॉलेज है, और कई बार क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उस इलाके के बारे में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे बतेरे सारे, जैसे वहाँ के जो फेस्टिवल्स हो गया, जो वहाँ के फूड्स हो गए, तो वो सारे अब यहाँ पे क्या है, लोगों को इजीली यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से है, तो ये इसी का नतीजा है। और अब नेक्स्ट क्या है कि अब इंफ्रा का ही केस ये है, इंफ्रा का ही केस हेल्थ है, इंफ्रा का केस टूरिज़्म है, इंफ्रा का केस है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट को अगर सक्सेसफुल स्टोरी बनाना है तो वो भी इंफ्रा ही चाहिए। और एशिया बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है। तो बद्दी में क्या है, फार्मा का हब है, और इस साल गवर्नमेंट ने करीब 134% जो हाइक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ के बजट में, तो उसमें एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, जो वैक्सीन जो बननी है उसके लिए। तो उसका भी क्या है कि बद्दी में उसका बहुत बड़ा पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। तो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स, तो ये मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स चाहे मेडिकल डिवाइसेस है चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनके यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, पार्क्स बनते जा रहे हैं। देखो ना, हिमाचल की एक पोटेंशियल है हिमाचल के पास। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हिमाचल के पास, देखो 2-3 एंगल से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो कि पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि हिमाचल के पास जो न्यू थ्रस्ट एरिया है एज़ फार एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, तो हम इंडस्ट्री को कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कौन कौन सा हमारे पास स्कोप्स है जहाँ पे इंडस्ट्री आ सकती है, तो उस पर आप लिख सकते हो बात। और हिमाचल प्रदेश को क्या करना है, हमने इकोनॉमी को बढ़ाना है, इसकी ग्रोथ बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप यही बात लिखोगे, ठीक है ना। तो जैसे इंडस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, इसको भी हम इंडस्ट्री में ही काउंट कर देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, हिमाचल की जो इकोनॉमी को आगे लेके जाने के काम करेगी। तो अब उस तरह से क्या है कि अब इसमें आगे अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे। अगर देखो एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम यहाँ पे, तो हिमाचल के पास क्या एक वरदान ऑलरेडी मिल चुका है कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन तो है यहाँ पे, लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया है, बट लिटरेसी रेट के साथ साथ हमें क्या करना है, स्किल्स देने लोगों के लिए। तो जितनी भी ये काम है ना यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क्स में है, और टूरिज़्म के लिए गाइड बनना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अल्टीमेटली स्किल चाहती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, स्किल्स के ऊपर। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, कौशल विकास योजना जो चल रही है सरकार की, वो सारी यहाँ पे जुड़ जाती है। और बाद में हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे लेवल पर जो लोग हैं वो खुद भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो जो मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना स्टार्ट कर दी है सरकार ने, और अगर गाँव के लोगों को और इकट्ठा करना है तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है यहाँ पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी इनको जोड़ सकते हैं इस तरह से। देखो ना, तो ये सारे वर्ड्स है आपके पास जो आप जो लिख सकते हैं आप अपने पेपर में, राइट। तो अब देखो, और 2021 में हमारा 50 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो इस तरह से ये ग्रोइंग हिमाचल की जो एक ये निशानी है, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट है वैश्विक
सुक्ति बना भारत का आत्मनिर्भर शब्द। अब सवाल इसमें यह है कि जो आज की डेट से क्या है कि जब कोरोना जो टाइम आया था, तो कोरोना टाइम ने एक चीज़ बहुत बड़ी सिखाई है और गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को ग्रैब किया है कि जो आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड में। तो और वो कब पता चला मैं, जब कोरोना वाला टाइम आया कि हमें मेडिकल फील्ड में कितना आत्मनिर्भर होना है, और हमारे पास बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें आत्मनिर्भर होना है, हमारे पास फूड की शॉर्टेज हो सकती है उसमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया, आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत बड़ा फोकस कर दिया। तो उसके ऊपर भी आप अच्छे से पढ़ना, ये भी मेंस का क्वेश्चन बनता है ना। अब आत्मनिर्भरता के साथ स्वास्थ्य या भी जोड़ दिया, मतलब हेल्थ को भी जोड़ दिया है। तो अब आत्मनिर्भर हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी होना है, स्किल से भी होना है, जॉब से भी होना है, और कुछ और भी सारी चीज़ें जो सरकार करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना है। तो ये क्या हो गया कि जो शब्द है इस टाइम ये पूरे दुनिया में, इवन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है शायद, जो उसकी डिक्शनरी है उसमें शायद ये शब्द ऐड हो जाएगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ इंडिया। तो इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाऊँगा। तो जनमंच से प्राप्ति है, तो फैक्ट ज़्यादा ज़रूरी अभी नहीं है, पर इतना ज़रूरी है कि जनमंच आपको अच्छे से पढ़ना है, और जब इस पर और डिटेल में आएगा तो फिर कभी करेंगे इसको। तभी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इंग्लिश में क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका जो मेन मकसद है, जो गांव के जो लोग हैं उनको जॉब मांगने वाला ना बना के उनको जॉब पहले खुद के लिए क्रिएट करना, और उसके बाद उस जॉब जो खुद के लिए जॉब क्रिएट की फिर उसमें और ज़्यादा लोग जोड़ना, फिर पहले जॉब अपने लिए तैयार करना और फिर जॉब को देने वाला बनना। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। तो आजीविका जो मिशन है, लाइवलीहुड जो मिशन है, तो इसमें ये बताया गया है कि तो ये भी एक आत्मनिर्भरता का ही एक मतलब पहला वर्जन है। तो जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हो। सरकार क्या बोलती है कि आप जाके 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चाहे आप कोई एग्रीकल्चर वाला काम करो, हॉर्टिकल्चर वाला काम करो, हैंडीक्राफ्ट वाला काम करो, है ना, सब्जियां उगाने वाला काम करो, और गाय पालने वाला काम कर लो। तो उस तरह से अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा, तो अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कोई इंसान कोई भी काम करना चाहता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फंड की। अब हमें चाहिए पैसा। तो अब पैसा कब मिलेगा कि कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देगा, और अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर रजिस्टर्ड हो तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से क्या होगा, उनको अटैच कर दिया बैंक के साथ। अब बैंक से वहाँ पे लोन इजीली मिलेगा, और उस बैंक में जो लोन की जो इंटरेस्ट होगी वो भी कम होगी। तो इस तरह से क्या होगा, लोगों को ये पैसा मिलेगा। तो अभी आपके एक चीज़ और है जो बड़ी रहती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अब देखो, इसको इकोनॉमी के साथ भी आप जोड़ सकते हो कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जब ये बैंक के साथ इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, वहाँ से अगर लोन मिल जाता है तो इसको क्या बोलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही यही है कि जो भी हमारे पास जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे लोन्स पैसे देने के साथ जुड़े हुए हैं, जब ये लोगों के नज़दीक पहुंचते हैं, लोगों के फ्रेंडली हो जाते हैं, उनके डोर स्टेप पर पहुंच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो स्कीम है, ये कहीं ना कहीं किसको प्रमोट करती है, इंडिया में एक ऐसा कल्चर बना रही है जहाँ पे लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करेंगे और जॉब क्रिएट करेंगे अपने लिए, और कॉमन इंटरेस्ट होगा उनका आपस में, और उसके बाद वो बैंक से कनेक्ट हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और उसके बाद क्या होगा, ये कुछ तैयार करेंगे, और इससे छोटी मोटी प्रोडक्शन भी हो सकती है, तो होती भी है इसमें। और इस तरह से जो इनको जो ज़्यादा कहाँ पे फोकस किया गया है, वुमेन के ऊपर और BPL के ऊपर। तो अब आपके सिलेबस में एक चीज़ और रहती है हमेशा ही, जो सेक्शन हमारे सोसाइटी का, जो ऐसा लोअर स्टेटा है सोसाइटी का, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट करने की बात की गई, तो वहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हो। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में लिख सकते हो आप इसको, वुमेन एम्पावरमेंट में लिख सकते हो इसको, पुअर के लिए सरकार क्या काम करे उस पर लिख सकते हो आप इसको, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद सरकार ने क्या किया, देखो, इन्हें बैंकों से जोड़कर 7% और 4% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन जाता है कि जो ये आजीविका जो स्कीम है, इसके अंदर कितनी जो टैक्स की जो इंटरेस्ट की जो वो होती है, रेट होती है, वो कितना रहता है। तो आंसर रहेगा 7 to 4%। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको जानना है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए।
तो अब ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कितनों को बनाया, कितना क्या क्या है, इसकी एसेंस समझो कहाँ पे आपके लिए यूजेबल है। अब देखो, अब इसके ना कुछ फंड्स है, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, और एक और भी 3 है वैसे ये, वल्नरेबिलिटी फंड भी एक। तो अब देखो, रिवॉल्विंग फंड में क्या करेंगे, इनको अलग से पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड में अलग से पैसा दिया जाएगा। और जो अगर तीसरा फंड है जो इसमें नहीं लिखा है, वो है वल्नरेबिलिटी करके कोई फंड है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको ज़रूरी नहीं उनको पैसा ही दो पहले ही, कि अब सरकार पहले काम ही किए, सबसे पहले उनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए पैसा दिया जाता है, कि उनकी हेल्थ ठीक कर दो, उनकी सोशल सिक्योरिटी ठीक कर दो, तो इसलिए एक और भी फंड कर दिया उनको, तो उनको सोशल लेवल पर क्या किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है। तो इस तरह से असल में ये एम्पावरमेंट है इन लोगों की। तो अब ये क्या बोल रहा है आर्टिकल, महिलाओं को आत्मनिर्भर की राह दिखाता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो वुमेन एम्पावरमेंट का और वुमेन राइट्स का बात है। तो राइट्स कौन सा है वुमेन का यहाँ पे, राइट टू वर्क। तो आप समझ लीजिए उनको अधिकार है कि अगर वो चाहती है ना कि हमें काम करना है, तो सरकार बोलती है कि आप करिए काम, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और हम आपको देने को तैयार है। अब नेक्स्ट है, ज़रूरतमंद परिवारों को मिलेगी निःशुल्क बिजली कनेक्शन। अब यहाँ पे आपने स्कीम का नाम रखना है याद, मुख्यमंत्री रोशनी योजना। तो मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंदर क्या होगा कि सरकार की तरफ से बिना किसी रजिस्ट्रेशन फ़ी के कनेक्शन मिल जाएगा बिजली का। बट इसके लिए जो के लिए जो ज़रूरी है इसमें, कि इसमें क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा। सबसे पहले कि जिस घर को ये फ्री में कनेक्शन दिया जाएगा इस मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंदर, तो सबसे पहले तो उसकी जो सालाना इनकम है वो 35,000 से नीचे होनी चाहिए, मतलब 35,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और लाभार्थी के घर में बिजली की जो लोड है वो सिर्फ 2 किलोवाट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले अपने आप अगर 35,000 से नीचे अगर उसकी इनकम है और सिर्फ 2 किलोवाट वो बिजली लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास या तो BPL सर्टिफिकेट होगा या तो अंत्योदय का सर्टिफिकेट होगा। तो उसकी इनकम सर्टिफिकेट, BPL, अंत्योदय, और साथ में उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके जो खपत है उसकी बिजली की वो सिर्फ 2 किलोवाट है। तो BPL कार्ड को भी चल जाएगा इसमें, तो इस तरह से ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब BPL आय प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र होना ज़रूरी है, तो तभी पता चलेगा ना उसकी BPL में आता है उसके पास 35,000 रुपये से कम इनकम है उसकी साल की। तो ये क्वेश्चन आपको प्री के लिए बन जाता है। और सरकार जो कर रही है इसमें, जो पॉवर्टी जो इराडिकेशन है उसकी जो अपलिफ्टमेंट है लोगों की, उसके लिए काम किया जा रहा है। अब देखो, एक जो खास पर्सनैलिटी इस साल जो बहुत न्यूज़ में है वो है स्थानीय हस्तशिल्पियों के हुनर को तराशेंगे पद्मश्री करतार। और देखो, हमीरपुर से जो पहले ही किसी पैरामेडिकल में काम करते थे, तो ये एक तो नाम याद रखना है, क्वेश्चन बड़ा एक्सपेक्टेड है प्रीलिम्स के लिए साल। इनका डिस्ट्रिक्ट, इवन गांव, नौहंगी गांव, इनका डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए आपको, गांव भी पता होना चाहिए। और देखो, इनकी कलाबाजी क्या है कि शायद हमने पहले भी करी है इनकी। और देखो, ये क्या करता है, बॉटल के अंदर, कांच की जो बॉटल होगी इसके अंदर बैम्बू से कुछ भी क्राफ्ट बना सकता है। तो बैम्बू क्राफ्ट और बॉटल के अंदर, तो जैसे ये हिडिंबा टेम्पल बना दिया, इधर कुछ और बना दिया, इधर मोदी की फ़ोटो बना दी, है ना। तो इनका एक यूनिक जो तरीका है काम करने का, यूनिक कल्चर है अभी तक, मतलब ऐसा कुछ देखो नई चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे, स्कल्पचर की फॉर्म में या क्राफ्ट की फॉर्म में जो बॉटल के अंदर बनाया जा रहा है। और देखो ना, जो आपका सिलेबस है ना उसमें इस तरह की बातें की गई है कि जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, जो आर्ट है, वो सारा यही है। देखो, आप यहाँ से ये उठा लो इनका नाम कोट करके, उधर स्नो फेस्टिवल से आप स्नो वाला उठा लो, और चंबा से आप ब्रॉन्ज वाला उठा लो, है ना। और उसी तरह से कौशल विकास योजना के अंदर पत्थरों के ऊपर काम कराने की बात की जा रही है, लकड़ी के ऊपर काम कराने की बात की जा रही है। तो अगर आप इन सबको क्लब कर दोगे ना, तो आपका 4 और 8 नंबर का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ में आप क्या कर रहे हो, करंट जोड़ रहे हो। तो अब देखिए इस तरह से कितनी सारी एरियाज इसके जुड़ गए हैं। एक तो आता है कि हमारा जो आर्ट है, क्राफ्ट है, और जो हमारा छोटा छोटा स्कल्पचर्स है, उसकी एक पॉइंट बन गया, मतलब अगर इन्हीं के साथ अगर एसोसिएट किया जाए हमने, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आता है हैंडीक्राफ्ट। अब जहाँ हैंडीक्राफ्ट की बात आती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। कल्चर को हम अगर इसको हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से देखते हैं,
तो वो ऐसी कुछ इंडस्ट्री जो हम हाथ से कुछ सामान बनाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे उस चीज़ को, तो वो हैंडीक्राफ्ट जो मतलब हाथ से बना हुआ कुछ सामान और जो लोगों में बिक सकता है, तो ये किस में आ गया, एक बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री पे। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि जहाँ पे किसी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, घरों से चलता है काम। तो ये हैंडीक्राफ्ट की भी बात करता है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद क्या हो सकता है कि टूरिज़्म, कि अब धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इसको और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो टूरिज़्म भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो ये प्रोडक्ट है ये क्लस्टर लेवल पे बेचने स्टार्ट किए जाएंगे, तो इससे और भी आमदनी बढ़ेगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें कलेक्ट कर देंगे हम, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है स्टेट का वो बढ़ेगा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी पार्ट आपके सिलेबस का है, उसमें भी आप इसको अभी फ़िलहाल ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है कि जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो बड़ी एम्बिशियस है कि जो कौशल विकास योजना, जो ग्रामीण कौशल विकास योजना है, और जिसमें ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो है हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सिखाने वाले लोग। तो सिखाने वाले जो तो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो भी सिखाएंगे और ये भी सिखाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि जो सीखने वाले होंगे उनको स्टाइफंड मिलेगा, करीब 3,000 रुपये मिलेगा उनको। और जैसे मैंने पीछे पढ़ा था, आई थिंक 6 महीने से 1 साल तक का ये कोर्स रहेगा। तो जो यहाँ पे सीखने वाले हैं उनको स्टाइफंड मिलेगा, उनको भी पैसे मिलेगा, तो वो मोटिवेट रहेंगे और आगे जाके इस, चाहे इसको कल्चर के पॉइंट ऑफ से देखो आप, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स के पॉइंट ऑफ से देखो आप, चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से देखो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए देख लो, चाहे क्लस्टर बेस्ड जो हम टूरिज़्म की जो अपनी चीज़ें प्रमोट करता है उसके पॉइंट ऑफ से देखो। तो अब यहाँ पे साथ साथ क्या है कि जो सिखाने वाला होगा उसको भी क्या करेगी सरकार, पर स्टूडेंट 1,500 रुपये देगी उसको। तो यहाँ पे उसको काम भी मिल गया। देखो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर क्लब है। और जब आप इसको दूसरे एंगल से देखते हो कि ये आर्ट है अपने आप में एक, तो इसको आर्ट को जोड़ दो कि हिमाचल प्रदेश क्यों इतना ज़्यादा यूनिक है अपने आर्ट के लिए। तो एक इसमें ये हो गया, चंबा का जोड़ दो, रुमाल है वहाँ का, चप्पल है वहाँ की, है ना, और ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है वहाँ पे, राइट। और जैसे लाहौल स्पीति में भी जो स्नो का स्कल्पचर्स एंड स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। और उसी तरह से हिमाचल का जो पहला जो इंडिजीनियस जो स्टाइल है जहाँ पे नक्काशी की जाती है लकड़ियों के ऊपर, मंदिर बनाया जाता है कथक स्टाइल से, तो ये सारे क्या हो गए, इस तरह से क्लब हो जाता है। तो अब देखो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो वो मैं सिर्फ वही शब्द बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस के पार्ट है, ठीक है जी। तो अब देखो, तो अब इनको प्री के लिए आपने ये समझना है कि इनका गांव कौन सा है, इनकी है क्या है, और क्या कहते हैं इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और अल्टीमेटली इनको इस बारी क्यों इन न्यूज़ में है, ये इनको मिला है इस बारी पद्मश्री। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है हिमाचल के लिए कि इस फील्ड में इनको पद्मश्री मिला है। और इनके ऑलरेडी बहुत सारे और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो जिसको इनको कई जगह मिला। तो ये कला संस्कृति विभाग शिमला में बेनेटी कैसल में भी इन्होंने 2018 में अपने कुछ एग्जीबिशन दी थी। और इस तरह से क्या है कि इनकी जो कलाएं है जो इन्होंने बनाया है, आर्ट गैलरी जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वहाँ पे रखी गई है ना। वैसे अब नगर में है वहाँ पे रख सकते हैं, और शिमला में है इस तरह की वहाँ रख सकते हैं, है ना। तो ये जो बाहर के जो लोग हैं, जो टूरिज़्म है, उसके लिए एक शोकेस बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये नाम इस बारी काफ़ी न्यूज़ में है और फेमस है। अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत शिमला ज़िले में 46 करोड़ रुपये है। अब जो अनुसूचित जाति है ना, जो देखो इस बारी क्या है कि जो सरकार का जो बजट है वो पहले प्लान एंड नॉन प्लान बेस्ड होता था, अब उसको हटा दिया है। अब नया जो प्लान है वो एक्सपेंडिचर बेस्ड है कि कुछ नॉन प्लान वाला नहीं है। और उसमें क्या कर दिया, 4 बड़ी बड़ी कैटेगरी बना दी गई है। और सबसे पहले आता है जनरल, और फिर से आता है ST सब प्लान टाइप आ गया, फिर SC वाला आ गया, और उसके बाद वीकर सेक्शन वाला आ गया। तो अब इस तरह से पैसे का विभाजन होगा। तो पहले क्या होता था कि प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते थे, अब ये 4 कैटेगरी में विभाजन होगा। तो ये एक नया तरीका है, और बाकी इसको हम जब डिटेल में तब करेंगे जब हम बजट करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है पौंग बांध जलाशय, जो पौंग डैम है ब्यास नदी के ऊपर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको भी हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो जो पौंग बांध है आज की डेट से क्यों फेमस है, वो क्यों न्यूज़ में है, अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी बन सकता है क्वेश्चन ये। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। और अब बर्ड सेंचुरी में क्या था, यहाँ पे जो बर्ड फ्लू हुआ था उसकी वजह से न्यूज़ में रहा है, बट अब तो कंडीशन नॉर्मल हो गई यहाँ पे। और आजकल जो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको एडवेंचरस स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स के लिए लेके आ रही है, और जिसमें ये जो नई राहें, नई मंजिल है सरकार की, उसका भी एक पार्ट है ये। तो कोल डैम और पौंग डैम 2 डैम है जो नई राहें, नई मंजिल के अंदर आता है।
सतर्कता से ही होगी सुरक्षा संभव। तो अब ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ याद रखना है। 18 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक, 18 जनवरी से लेकर 17 फेब तक क्या होगा, इसको मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो ये पहले भी आ रखा है। तो अब इसका कई बार क्या पूछते हैं, उसका वो पूछता है कि इस साल का जो थीम है वो क्या है। तो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो अब इस थीम को याद रखना, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो वैसे इंडिया में अगर देखें तो बहुत सारे 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी आंकड़ा काफ़ी रहता है। 3000 सड़क हादसों में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। अब नेक्स्ट है विकास प्राथमिकताओं को तरजीह। और देखो जी पार्ट है, आप अब ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसके अंदर एक तो आपके सिलेबस के पार्ट है ये गवर्नेंस वाला। तो गवर्नेंस वाले पार्ट में क्या है कि हमारे जो लोग होते हैं तो उनका जो MLAs होता है, तो उस लोगों के बीच में और MLAs के बीच में किस तरह की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, किस तरह का उनको फीडबैक जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से, और जो MLA जो चाहता है कि उसके एरिया में किस तरह से काम हो रहा है और लोगों को कौन से काम करवाने हैं। तो अब इस सेंस में बोलेंगे हम तो इससे एक चीज़ तो पक्की बढ़ेगी, दैट इज़ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लोगों की तरफ से। और जो हमारे MLAs है उनकी तरफ से क्या बढ़ेगी, उनकी तरफ से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी उनकी तरफ से। और साथ साथ में क्या होगा, जो रिड्रेसल वाला जो कंसेप्ट है, तो जो भी ग्रीवेंसेस है लोगों के वो भी इजीली रिड्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाएंगे गवर्नेंस का, जिससे लोग आपस में मिलके हमारा जो लोकल MLA होगा तो उसके साथ एक उनकी बातचीत होती रहेगी, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होता रहेगा। तो इस तरह से जो एक गैप बनी रहती है वो कम होती जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि अब फिज़िकली सभी से मिलना फिजिबल है नहीं है, तो उसके लिए हमें ऐप्स वगैरह की बड़ी सहायता लेनी पड़ती है। तो अब सरकार क्या कर रही है, इस गैप को, इस एफिशिएंसी, जो पार्टिसिपेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इन सब को बढ़ाने के लिए अब हमारी जो सरकार की तरफ जा रही है ई-गवर्नेंस की तरफ। तो जो ई-गवर्नेंस का जो कुछ ऐप्स है, जैसे शिखर की और हिमाचल प्रदेश, माईगॉव करके हो गई, और दूसरा मित्रा ऐप हो गई। तो मित्रा ऐप के अंदर भी क्या है कि जो MLA है वो देख सकता है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, और जो लोग है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है, जो लोग हैं वो भी ये सब कुछ जान सकता है। तो इस तरह से ना एक हम नई दिशा में जा रहे हैं, तो जिससे हमारी जो गवर्नेंस है वो बड़ी इफ़ेक्टिव होती जा रही है इन चीज़ों से। और साथ साथ में क्या है कि ई-विधानसभा भी है, और जैसे हमने पिछली क्लास में करा था ई-कैबिनेट भी हो चुका है। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है तो वो इस डायरेक्शन में बड़ी सही जा रही है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जब तक आप ये तैयारी कर रहे हो तो तब तक आपकी जो अप्रोच है वो देखो क्रिटिकल होनी चाहिए, पर क्रिटिकल विथ एनालिसिस। जैसे हिंदू न्यूज़पेपर करता है वो क्रिटिक भी है बट एनालिसिस भी है उसके पास। तो आपको इस तरह से थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और जहाँ तक रही बात डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट को ये बताने के कुछ भी नहीं हो रहा है, ये जो एरिया सरकार कर ही नहीं रही है, अगर उनके बारे में आप पढ़ते रहोगे, उनके बारे में समझते रहोगे, वो कभी पेपर में नहीं आने वाले। तो सरकार कभी एग्ज़ाम में वही चीज़ आती है जो हो रही है ज़्यादातर। तो इसलिए हमें जो अपनी अप्रोच है, तो आप चाहे जिस मर्जी आइडियोलॉजी से हो, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बट जितनी देर में आप तैयारी कर रहे हो उतनी देर में आपको क्या करना है कि जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे नेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर, जिधर मर्जी है, तो उसको समझना है बेसिकली। और जो प्राइवेट वाले जो कमेंट्स होते हैं उनसे हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके पहले आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखोगे, उसके बाद आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, और जहाँ पे आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करोगे वहाँ पे आप सजेशन भी दोगे, और जो सजेशन होंगे वो वहाँ से हमेशा कंस्ट्रक्टिव होंगे, वो कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते, और वो डायरेक्ट किसी को इस तरह के नहीं होंगे जो टीवी चैनल वाला टाइप होता है। तो आपकी जो तैयारी है ना, आप अपनी तैयारी में एक इस तरह की एक ऐसी शल बना दो अपने चारों तरफ, तो आप इसके अंदर समझ रहे हो चीज़ों को। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि हर एक जो सरकार होती है उसकी कुछ अपनी पॉलिसी होती है। तो जैसे अब आजकल फार्म लॉ चला हुआ है, तो फार्म लॉ में हम वो चीज़ें नहीं यहाँ पे बता सकते कि जो बिल्कुल ही अपोजिट है, या तो आप जो टिके थे उसको कोट करना स्टार्ट कर दो, वो राइट सही नहीं होगा इसमें। तो बेस्ट इसमें यह है कि जो आपको जो सरकार कर रही है वो तरीका सही है, बट सरकार के जो
कहे हुए तरीके हैं उनका एक एनालिसिस हो सकता है, वो क्रिटिकल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उस एनालिसिस को आप कर सकते हो, तो वहाँ तक तो छूट है, उससे आगे नहीं जा सकते। तो इसी तरह से जो ये हमारा जो पेपर है, ये वाला गिरिराज है, ये आपको एक चीज़ लेके देगा कि आप जो सरकार की जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, उनको बड़ा जोड़ के रखेगा आपसे, और आपकी पर्सनैलिटी में उस तरह की एक ऑफिसर वाली वो लेके आएगा कि मतलब इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के साथ काम करना, और जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उनको आगे बढ़ाना, ना कि उनको रोकना। तो ये आपको इस तरह से इस तरफ ले जाता है। और दूसरा न्यूज़पेपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉलो करो, हिंदू न्यूज़पेपर, और वो आपको किस तरफ लेके जाएगा, थोड़ी सी क्रिटिकल जो एनालिसिस होती है, जो ज़रूरी है हमें समझने के लिए, किसी मुद्दे को समझने के लिए। तो इसलिए अब देखते हैं कि जो सरकार कर रही होती है उसकी ज़्यादातर यहाँ पे तारीफ़ें की होती है, तो आपके लिए वो ज़रूरी है। तो अब देखो, तो अब यहाँ क्या है कि सरकार, विधायक, अब जैसे एमएलए की जो कुछ फंड होता है एमएलए खर्च कर सकता है, और उस तरह से अब इस बारी सरकार क्या कर रही है कि विधायकों के द्वारा सीधा उनके साथ वार्तालाप हो रहा है, जो लोग हैं उनसे वो फीडबैक लेगा और आगे जाके पहुँचाएगा, और किसको क्या डिमांड है। तो जैसे नीति आयोग का कंसेप्ट है कि वो बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, तो वैसे यहाँ पे आजकल ये भी देखने को मिल रहा है। तो सीधा संवादित जो क्षेत्र है उनके विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के नए कदम उठ रहे हैं। तो हर वर्ष हर सत्र बजट में पूर्व विधायक सत्र से पूर्व विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए बैठकें आयोजित की जाती है। अब विधायक क्या करेगा, अपने एरिया में बड़ी सारी बैठकें करेगा, वहाँ पे लोगों से मिलेगा, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा, पंचायत से मिलेगा, तो उनसे एकदम से फीडबैक लेगा और उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। और अब इसका नतीजा ये भी निकला है कि अब हमारे पास जैसे पहले जैसे मैंने बताया प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की जो बात होती थी, अब वो नहीं है। और अब इसके अंदर क्या कर दिया है कि जो अलग से बनाया गया, तो ये देखो ना, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपको ये कि एक तो सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है प्लान नॉन प्लान। अब क्या कर दिया है, नई प्रणाली में 4 उप योजनाएँ हैं। तो ये आप नोट ही कर देना, 4 उप योजनाएँ हैं, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि ये 4 उप योजनाएँ कौन कौन सी है, और जो अब पैसा जाएगा, जो फंड जाएगा, इन 4 उप योजनाओं को बांटा जाएगा, और इनको कितना परसेंट जाना है वो भी क्वेश्चन बनता है। या तो आप उसकी जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका याद रख लो। तो पहली उपयोजना क्या होगी, अनुसूचित जाति, मतलब SC सब प्लान, फिर आएगा ST सब प्लान, फिर आएगा जो पिछड़ा क्षेत्र जो सब बैकवर्ड जो एरिया है सब प्लान, और एक कौन सा हो गया जनरल जो प्लान है। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरी हो गई। तो इनका आपने क्या देखना है कि जो जनरल में है 64%, और SC वाले में है 25%, ST वाले में है 9%, और जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें 0.99%। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है इस बारी, तो इसको आप नोट कर सकते हो इस तरह से। तो नेक्स्ट है खेती बाड़ी में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका। तो कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, एक तो हमारी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और दूसरा जो नौणी यूनिवर्सिटी है, जो पालमपुर वाली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी 4-4, 5-5 है। तो अब ये क्या करता है कि जो कृषि के क्षेत्र में नए जो एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए काम करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं लैंड टू लैब या लैब टू लैंड, कि जो लैब में हो रहा है वो लैंड को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लैंड में हो रहा है वो जो लैब तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि क्या कमी है। तो अगर ये रिसर्च लैब जितनी ज़्यादा होगी तो जो लैंड टू लैब एंड लैब टू लैंड वाला जो कंसेप्ट है हमारा अच्छा होता जाएगा। और दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, उनसे हमने मीट करना है, अपने आप की जो एडेप्टेशन है वो बढ़ानी है ना। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये भी आपके सिलेबस में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखो 2-3 बात यहाँ पे, 2-3 शब्द लिख सकते हो आप यहाँ पे। सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है हमें, तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, नए आयाम देखने पड़ेंगे, कहाँ पे हम कर सकते हैं काम। और उसके बाद हिमाचल के पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी प्लस बायोडाइवर्सिटी बेस्ड इंडस्ट्री, इसके लिए क्या ज़रूरी है यहाँ पे, है ना। और एक चीज़ और है कि हिमाचल के अंदर क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे एक एरिया में सेब की बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो गई है, और उसकी वजह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की वजह से वहाँ पे मोनोकल्चर पैदा हो गया है। तो हमें मोनोकल्चर से किसकी तरफ जाना है, मल्टी जो कल्चर जो सिस्टम है उसकी तरफ जाना है ना। और साथ साथ क्या है कि जो फार्मर्स है
उनकी जो इनकम है वो 2022 तक डबल करनी है। तो अगर इन सभी चीज़ों को देखेंगे हम, तो एक एंगल से तो वैसे तो बात करने से भी नहीं होगा, नेता के भाषण देने से भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो इन लैब्स का होगा। तो इसमें जो हमारी 2 यूनिवर्सिटी है और बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑलरेडी हो रखा है सारी चीज़ें, तो यहाँ सब कुछ ये हो सकता है, राइट। तो अब ऐसी जो न्यूज़ है ना, अब इस न्यूज़ में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इसके पीछे जो एक एसेंस है क्वेश्चन की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब देखो, अब कोई ऐसा तो नहीं पूछेगा कहाँ पे कितनी है, कौन सी कुछ है, तो वैसे मैंने आइडिया के लिए बता दिया। बाकी क्या देखो, उत्पादन, पॉली हाउस तकनीक, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, तो सीधा सीधा क्या है यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यही सारी चीज़ है इसके अंदर। अब ये थोड़ा गिरिराज की एक खास बात ये भी है कि ये कल्चर को भी लेके आता है साथ में, ये कि कुछ ना कुछ हिस्ट्री की बात कर देता है। तो अब देखो, बरमौर की अनूठी संस्कृति, अब ये बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम। तो जो हमारे कल्चर की जो बात होती है, तो आपके सिलेबस में देखो ना, एक है कल्चर, एक है अम्यूज़मेंट एंड रिक्रिएशन। कल्चर, अम्यूज़मेंट एंड रिक्रिएशन, टेम्पल, फेयर एंड फेस्टिवल्स, ये चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई है। इवन टेम्पल आर्किटेक्चर, अब देखो टेम्पल आर्किटेक्चर में सारे फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं, टेम्पल प्रीमिसेस में फेयर एंड फेस्टिवल होते हैं। और फेयर एंड फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, अपना लोकल फूड खाते हैं, और उन्हीं फेयर फेस्टिवल में क्या करते हैं, हम अपनी लोकल ड्रेस पहनते हैं, है ना। और उन्हीं फेयर फेस्टिवल की कोई ना कोई वहाँ पे कोई वहाँ का लोकल देवता, वहाँ का अट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो एक जगह आपको सारा कल्चर देखना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कहाँ का, लाहौल स्पीति वाला जो था। तो लाहौल स्पीति में जो स्नो फेस्टिवल है वो अपने आप में कितनी कल्चर को दिखाता है। तो अब देखो ना, ये जो एरिया है ना कल्चर वाला, ये ना समझने वाला है ज़्यादातर, ये वैसे किताबी पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, बट आपको इसके साथ साथ क्या है, कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब जैसे मैंने बताया, स्नो फेस्टिवल, स्कल्पचर, क्राफ्ट, है ना। और इसी तरह से कोई फेमस गाना, है ना, कोई फेमस लिरिक्स होगी वहाँ की, उस रीजन की, तो और वहाँ का टेम्पल किस तरह का है, तो ये सारा ही हमें कल्चर के पार्ट बना के देता है अल्टीमेटली। और दूसरा जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, अम्यूज़मेंट एंड रिक्रिएशन। तो जो अम्यूज़मेंट एंड रिक्रिएशन है, जब हम अपने काम वगैरह करके थक जाते हैं, सीजनली क्या करते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ अपने आप को एंजॉय करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें भी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं इस तरह से। जैसे अभी लाहौल स्पीति वाली वैली की अगर बात करें, तो क्या है वो, दैट इज़ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन। और दूसरी बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है, तो उस दिशा में भी यही है। और अभी फोकस किया जा रहा है कि जो लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर दिखाई जा रही है कि जो वहाँ की गर्ल्स है, जो वहाँ के बॉयज़ है, तो वो गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे नेचुरल आइस स्केटिंग हो रही है, और हॉकी खेल रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह से अब आगे जाके ये एक स्पोर्ट्स वहाँ पे प्रमोट होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है वहाँ की फेस्टिवल की, इस बारी अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें कि वुमेन एम्पावरमेंट किस दिशा में जा रही है, तो अगर हम 2 एग्जाम्पल हम वहीं से ले लेंगे लाहौल स्पीति वाले से, कि जो भी पहले यहाँ पे जो ये इस तरह की जो स्नो फेस्टिवल में एक्टिविटीज़ होती थी, उन एक्टिविटीज़ में आज से पहले 99% जो पार्टिसिपेशन होता था वो मेल का होता था। और इस साल जो सबसे अच्छी चीज़ देखी है वहाँ पे, वो ये देखी है कि यहाँ पे मेल का जितना पार्टिसिपेशन है, वैसा ही पार्टिसिपेशन यहाँ पे गर्ल्स का वुमेन का भी है। तो गर्ल्स भी क्या कर रही है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पे जो आइस स्केटिंग वाली गेम हो गई, डांस वाली हो गई, तो यहाँ पे वुमेन की एम्पावरमेंट भी की बात हो रही है इस तरफ से। तो देखो, ये अलग अलग चीज़ हो गई। अगर देखो, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वहाँ पे एक बिंगे करके फेस्टिवल होता है, गोची करके फेस्टिवल होता है। और गोची में क्या था कि अगर लड़का पैदा हो गया तो ही होगा, बिंगे में क्या होगा, अगर लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, दोनों के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वहाँ पे गर्ल्स का पैदा होना भी एक सेलिब्रेशन है अपने आप में। बट इस बारी क्या कर दिया, जो बिंगे वाला जो फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर क्या कर दिया, उन लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था जिनके घर में लड़की पैदा हुई थी। तो देखो ना, अगर आप इन सभी चीज़ों को जोड़ते रहोगे ऐसे, तो आपकी एक जो सेंस बनेगी राइटिंग की, तो इधर से निकल जाती है वो। तो उस केस में ऐसा भी नहीं कि आपको बड़ा आर्ट होना चाहिए लिखने के लिए। अगर आप सिंपली, आपके पास अच्छे शब्द है, उनको सही से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हो जाता है। तो अब इसी तरह से देखिए, अब देखो ये जो है नुआला परंपरा, अब देखो नुआला जो परंपरा है वहाँ की कल्चर को तो डिपिक्ट कर ही रहा है, इवन वहाँ के सॉन्ग्स को भी बता रहा है। ये नुआला कल्चर भी है, सॉन्ग भी है, और रिलीजन भी है। रिलीजन क्या है, क्योंकि ये जो शिव है, शिव जी को इसमें पूजा जाता है। तो सॉन्ग
कल्चर, रिलीजन, है ना। और अब इस रिलीजन में क्या है कि जो लोगों का जो फूड है उस टाइम में फूड भी वही खाएगा जो उस टाइम बनता होता है उस फेस्टिवल को लेकर। और अगली बात है कि ये किस कम्युनिटी का है, तो ये आ गया कौन से, गद्दी कम्युनिटी इन भरमौर। तो होगा भी कहाँ पे, ये भरमौर वाले रीजन में। तो अब देखो ऐसी बन रही है। तो अब जैसे 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो गद्दी कम्युनिटी है उनके कुछ कल्चर के बारे में बताइए। तो अब जो नुआला जो परंपरा है, जो नया नुआला, जो इसको फेस्टिवल तो नहीं बोलेगा, तो नुआला सॉन्ग्स हो गए और नुआला पूजा हो गई। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कितनी यूनिक चीज़ है, यहाँ पे गाना भी हो रहा है, इवन पूजा भी हो रहा है और एक कल्चर का पार्ट भी है। और देखो पूजा में क्या करते हैं, पूजा किससे कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो शिव जी की पूजा के लिए इस तरह से ऐसे फूलों की माला सी बनाई जाएगी। तो अब अपने आप में क्या करें कि अपने गॉड को माला चढ़ाते हुए, तो जो माला चढ़ाई जा रही है तो पूरी रात भर क्या किया जाएगा, उसको गाना गाया जाएगा, उसकी मतलब उसकी स्तुति में जो गॉड है तो उनके लिए जो गाया जाएगा वो पूरी रात चलता रहेगा। तो अब देखो इस तरह से ये सारी इस तरह की बात करता है। और देखना अब यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो अपने आप देखो नुआला परंपरा बोला गया इसको, मतलब एक तो ट्रेडिशन ही हो गया, तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इसको इतना बड़ा नाम दे दिया। अहम परंपरा है। अब गद्दियाली लोग हैं तो गद्दियों के लिए है। अब उस तरफ क्या है, गद्दियों के जो मंदिर है 84 मंदिर साहिल बरो ने बनाया। उसके बाद यहाँ पे छतराड़ी जो विलेज में है, शक्ति का टेम्पल, वो भी है। और लकड़ी की पर नक्काशी की गई है, इसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर नक्काशी की करके बनाया गया है। उसके बाद मणिमहेशन छतराड़ी 2 यात्राएं होती है, ये भी गद्दी लोग करते हैं यहाँ पे। तो मणिमहेश और छतराड़ी के लिए क्या करते हैं, लोगों की यात्रा हो जाती है। तो जो अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इधर ही निकल गया, ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या है, तो नुआला परंपरा में विशेषकर गद्दी समुदाय जुड़े हुए हैं और प्राचीन है ये पूरी। और अब अगला है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेन इंटरव्यू के लिए पूछ लेते हैं। अगर कोई मान लो चंबा से है तो अगर वो इंटरव्यू फेस करेगा तो उससे पूछ ही लेगा कि नुआला का मतलब क्या है। तो मेंस में प्री में तो नहीं पूछेगा ऐसे नुआला का मीनिंग बताओ नाम का, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है नुआला का। तो नुआला का जो मतलब है यहाँ पे वो है 9 लोगों का एक ग्रुप होगा, और वो जो 9 लोग होंगे वो अपने जो फूल की जो माला चढ़ा रखी है और उसको चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, अपना वो गाने बजाने का काम करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो 9 नुआला इसलिए बोला गया इसको कि 9 लोग हैं, इसमें 4 लोग क्या करेंगे, गाना गाएंगे भोलेनाथ के लिए, और उसके बाद 5वें व्यक्ति को बोलेंगे कुटाल और छठे को बोलेंगे बुटाल। तो इतना स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर याद होता तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, जो वहीं उसी रीजन के उनको पता होना चाहिए कि मेरी इंटरव्यू में से पूछ लेते हैं। तो कुटाल एंड बुटाल, तो कुटाल में क्या होगा, सारी रात जाकर शिव का गुणगान करने वाला है, 4 बंदों की सेवा करता है। तो कुटाल उन 4 बंदों की जो गाने गा रहे हैं उनकी सेवा कर रहा है। बुटाल क्या करेगा, जो वहाँ से प्रसाद होगा उसको बांटेगा। कुटाल सेवा करेगा, बुटाल प्रसाद बांटेगा। और 7वां व्यक्ति नुआले वाले मंडल बनाता है। तो 7वां व्यक्ति क्या करेगा, जो मंडल लिखते हैं वहाँ पे उसको तैयार कर देता है, ठीक है ना। 8वां व्यक्ति चेला होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो आगे होता है ना, बोलने वाला होता है देवता की तरफ से, जिसको चेला बोलते हैं, जिसमें खेल आती है। तो उस तरह से जो 8वां व्यक्ति होगा वो चेला होगा, तो उसमें कभी कभी बीच में आती रहेगी वो खेल टाइप, तो वो बोलता रहेगा। और जो 9वां व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, जो 9वां व्यक्ति होगा वो उनके लिए खाना बनाएगा, उनके लिए जो उनका खाना पीना है वो बनेगा, और रात भर ही चलता रहता है। तो देखो कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ है, कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड में ये काम होता है। तो इस तरह से उसको बोला। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो गाने गाए जाते हैं उसकी आराधना एंचली से शुरू होती है। अब यहाँ पे शब्द है एंचली। तो एंचली का मतलब, एंचली मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम गानों के जैसे नाटी हो गया और वैसे गांगी हो गया, तो वैसे ही एक नेचलिक शब्द है जिसमें लिखे जाता है। तो आ समिया लेबो समिया लेबो सामी, तो इस तरह से अपनी जो लोकल भाषा है उसमें गाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंचली बोलेंगे। अब हो सकता है कि आप कभी कभी नुआला के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले 4 नंबर का, तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये। और कभी रामायण भी गाते हैं। और अब आपने बड़े देखो ना आजकल उसके जैसे मॉडर्न तरीके से इसके रिमिक्स भी बनाए जाते हैं। धुड़ू नचिया गीत भी काफ़ी फेमस है, अगर आपने सुना होगा, धुड़ू नचिया जटा वो खलारी हो, धुड़ू नचिया जटा वो खलारी हो। तो अब जो धुड़ू वाला जो गाना है, तो धुड़ू इसलिए बोला गया कि जो धूल होती है, जहाँ पे राख होती है बेसिकली, तो शिव जी अपनी बॉडी में क्या करते हैं, उसको राख मलते हैं, तो राख मलते हैं। तो जब जो शिव, क्योंकि गद्दी लोगों का जो मेन डेटी है वो शिव जी ही है, तो अब इस तरह से
शिव जी के उस रूप की उसमें वर्णन किया जाता है कि जब वो बोलते हैं कि वो भूतों के साथ रहते हैं, जो जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है वहाँ रहते हैं, वहाँ से अपने शरीर में राख मलेंगे। तो उस तरह से जो धुड़ू नचया, तो धुड़ू नचे, धुड़ू मतलब इसको किसको बोला गया यहाँ पे, शिव जी को बोला गया है ना। और तो जटा है उनकी खलेरी हुई है। तो अब इस तरह से क्या है कि वो एक चीज़ को एक ड्रामाटाइज़ कर रहा है कि अगर इस गाने को सही से सुनोगे तो एक शिव जी की जो पिक्चर है वो बन जाती है कि वो किस फॉर्म में ये सब परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये सारे चीज़ें, तो ये 2-3 शब्द हैं यहाँ पे, एक तो धुड़ू वाला होगा और दूसरा नेचड़ी वाला था, और बाकी राम रूम के गाने भी गाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि इसमें कुछ खाने पीने का भी होता है। तो सिड्डू यहाँ खाने को होगा, सिड्डू होगा, और बाकी राजमा चावल होगा। और अब इसी तरह से अगर खाना पीना इनका इसमें ही हो गया, अब इनका पहनावा क्या है। अब देखो पहनावा भी उस दिन उसमें क्या होगा बहुत इनका। अब देखो इनकी जो पहनावा की जो ख़ास बात है, देखो ये जो ब्लैक सा है इसमें, यह है डोरा, मतलब डोरा मतलब डोरी, रस्सी, और इस रस्सी को क्या करेगा अपनी कमर में बांधेंगे। और ये जो पहना है ऊन का, यह है चोला, तो चोला और डोरा, तो ये तो पहनते हैं मैन। अब उसी तरह से टोपी, चोला, डोरा, गद्दे समुद्र, टोपी पहनेगा ऊपर से, चोला पगड़ी भी होगी, चोला और डोरा। तो चोला मैंने दिखा दिया ड्रेस क्या है, और डोरा क्या हो गया जिसमें बांधते हैं। और डोरा में बांधने का ये भी एक मतलब था, इसमें इसकी जो कमर तो बनती है उसकी जो उन्होंने पहना है चोला की, और उसमें क्या कर सकते हैं अपना बांसुरी लटका सकते हैं उसमें, इवन जैसे दराट रख दिया है ना। और जैसे किलांग करके जैसे उनका जो स्नेक गॉड है, तो उसको भी एक सिंबॉलिक है, वो दराट के साथ जोड़ देते हैं उस चीज़ को। अब जो औरतें पहनती है ना, अब डोरा तो औरतें पहनेगी, बट जो साड़ी की तरह जिन्होंने पहन रखा है वो है लुआंचड़ी। अब तो याद रखना है आपने, डोरा, चोला एंड लुआंचड़ी। तो अब जो गर्ल्स है वो क्या पहन रही है, लुआंचड़ी। तो लुआंचड़ी, डोरा, चंद्रहार, बाली, टिक्का, चौक, गजरू एंड मंगलसूत्र। तो ये इनका इस तरह से ड्रेस है। तो अगर आप थोड़ा इसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ड्रेस है इनकी। तो ये लुआंचड़ी हो गई, ये डोरा हो गया, और इधर मैन का हो गया। तो आप किसी भी कैटेगरी में इसको यूज़ कर सकते हो। नई उड़ान की ओर हिमाचल प्रदेश। तो अब याद रखना, हिमाचल प्रदेश में 1955 में जो द्रोह जगह है हिमाचल में, तो वहाँ पे हमारी पुलिस ट्रेनिंग होती है। तो जब अगर आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी कि अगर डीएसपी वगैरह की जो भी ट्रेनिंग होगी पुलिस की, चाहे एएसआई जो भी होती है, वो द्रोह में होती है। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा माना जाता है। तो इस बारी क्या है कि इस बारी क्या बहुत बारी कि हिमाचल में जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, हिमाचल में क्या इंडिया में, तो सबसे शीर्ष स्थान पर रहता है कि जो उसका पहला स्थान इसका रहता है। अब साहित्य, संस्कृति और कला की गौरव, तो ये बताएगी बात गुलेर की। और देखो जी, ये गुलेर फोर्ट है, और इसमें गुलेर की जो कहानी बता रखी है, और गुलेर की कहानी यह है, तो गुलेर का जैसे जो राजा था वैसे कांगड़ा का जो कटोच डायनेस्टी है। अब कटोच डायनेस्टी में एक राजा हुआ था हरिचंद। अब हरिचंद क्या किया, अपने लोगों के साथ जाता है शिकार करने के लिए। जब वो शिकार करते करते अपने लोगों से बिछड़ जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो वो जाके किसी कुएं में गिर जाता है। वो उसमें पानी नहीं था, बस सिर्फ वो खाली कुआं था, तो वहाँ पे जाके गिर गया। अब गिर गया तो लोगों को मिला नहीं वापस, और जब बाद में ढूंढते तो कई दिनों तक नहीं मिला। और नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि अब ये मान लिया कि जानवरों ने खा लिया या कुछ डेथ हो गई है। तो अब परंपरा उस टाइम ये थी कि कुछ दिनों के बाद अगर नहीं मिलता तो क्रियाक्रम करना ज़रूरी है। अब उस क्रियाक्रम में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो तो सती प्रथा। तो जो रानियाँ हैं उनको सती भी होना पड़ा। बट उसके बाद कोई जो राहीगीर होते, जो उस रास्ते जो चलते होते हैं लोग, तो उन्होंने देखा कि राजा यहाँ पे गिरे हुए, तो राजा को निकाला और घर ले आए। अब जब घर में देखता है तो उसका छोटा भाई राजा बन चुका था और रानियाँ सती हो चुकी थी। तो राजा ने ये सही नहीं समझा कि अब मैं यहीं राजा बनूँ दोबारा। तो राजा ने डिसाइड कर लिया कि मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ और अपनी नई एक स्टेट बना दूँगा। तो राजा ने क्या कर दिया, अपनी नई स्टेट बना दी, कौन सी, गुलेर।
तो अब ये बोल सकते हैं कि जो गुलेर है दैट इज़ ऑफशूट ऑफ कांगड़ा, और जिसको बनाने वाला कौन है, राजा हरिचंद है। और तो हरिचंद 2 भी बोलते हैं उसको। तो हरिचंद ने बनाई थी, हरिचंद 1, हरिचंद 2 के टाइम तो मुगलों ने कांगड़ा को एक्वायर कर दिया था, तो हरिचंद 1 बोलते हैं। तो 2 हरिचंद आए थे कांगड़ा में, एक हरिचंद 1, हरिचंद 2। हरिचंद 1 के टाइम क्या हुआ था, गुलेर बनी थी, और हरिचंद 2 के टाइम मुगलों ने 1620 में कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर कर दिया था। तो ये इसके बारे में स्टोरी बताई रखी है। तो गुलेर का इतिहास हो गया ये। और अब इसको नाम है इसका ग्वाला क्यों बोला गया इसको, तो इसको ग्वाला ये ग्वाला शब्द से निकला है गुलेर। तो ग्वाला इसको इसलिए बोला जाता था पहले ही कि यहाँ पे जब राजा ने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखा कि जहाँ पे आई थिंक जो बकरी एंड शेर है वो इकट्ठे ही पानी पी रहे हैं, तो लगा कि हाँ कुछ बड़ी मतलब अच्छी जगह है, यहाँ पे हॉली प्लेस है, यहाँ पे कुछ शक्ति है यहाँ पे, तो इसलिए इसको ये हमें अपनी स्टेट बनाना चाहिए, अपनी कैपिटल बनाना चाहिए। तो वो जो था ग्वाला, तो उसको शायद वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया था, और बाद में उसी के नाम से क्या करते उसको गुलेर बना दिया था इसका नाम। तो ये इसके नाम के पीछे स्टोरी है। हाँ, अब कई बार आता है लिटरेरी सोर्स, जैसे पहले ही पूछा क्वेश्चन कि लिटरेरी सोर्स बता दीजिए किसी स्टेट के बारे में, किसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले गुलेर की जो बातें हुई है, MS रंधावा की कोई पुस्तक है, उस पर उन्होंने गुलेर को ग्वाला लिखा हुआ है, और ग्वाला लिखने की जो वजह है वो मैंने बता दिया आपको क्या है। और उसके बाद डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी बताते हैं कि कभी उत्तम और राज कभी ब्रिजराज ने अपनी बातों में क्या लिखा है, गोपाचल, गोपाल मतलब वही गाय चुराने वाला। तो डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी का नाम लिख सकते हो आप, कभी उत्तम और कभी ब्रिजराज। तो 3 तो आपको यही मिल गया, रंधावा, प्रत्यूष, उत्तम और ब्रिजराज, इन्होंने गोपालचल में लिखा है। और राजा बलदेव सिंह ने इसको गोपालचल और कहीं कहीं ग्वालियर भी लिखा है ना। तो इस तरह से ग्वाला के साथ इसका नाम जुड़ के, तो ये सारा लिटरेरी सोर्स बन जाएगा आपके लिए कि कहाँ से पता चलता है कि इसका क्या हुआ है। तो रियासत की स्थापना मैंने बता दी कौन किसने करी है, और बाद में इनका काफ़ी रोल रहा है अंग्रेज़ों के टाइम भी। तो जो हिमाचल में जो राज तिलक होता था राजाओं का, तो राज तिलक करने में गुलेर के राजा को बुलाया जाता था, और बाद में अंग्रेज़ों ने इनको कुछ पावर भी दे दी थी, भले ही पंजाब में चला गया था गुलेर, बट फिर भी राजा को कुछ पावर दे रखी थी, ऑनररी पावर दे रखी थी कि आप अभी भी कुछ काम कर सकते हो। तो ये गुलेर की हिस्ट्री है यहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश की कोई स्टूडेंट है जो नर्सिंग कर रही थी, बट अब वो राइटिंग में बड़ा अच्छा नाम बन गया हुआ है। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसको बोलते हैं, जो आधुनिक नर्सिंग स्कूल की जन्मदाता है, द लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प बोलता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ये वैसे प्रीलिम्स में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसी तरह से वो कि उसने नर्सिंग में काम किया था। अब यहाँ पे इसके साथ रिलेट किया हुआ है कि नर्सिंग की एक और लड़की है जिसने नर्सिंग में करते करते क्या कर दिया, अपनी राइटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है। लड़की का नाम है पलक शर्मा और बिलासपुर से। तो प्री में कभी वैसे पूछ लेते कि पलक शर्मा कहाँ से, बिलासपुर से, और किस फील्ड में है, तो यह हो सकता है। ये पिछली कॉन्टिन्यूशन अधोसंरचना विकास के लिए तो क्या क्या सरकार कर रही है, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। प्रदेश में सौर ऊर्जा को दिया जा रहा है बढ़ावा। तो अब वैसे तो देखो नैना देवी में सौर ऊर्जा का लगा हुआ है प्लांट, और अभी हमारी सरकार के हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, एक नया उद्घाटन किया है। देहरा के कोट में 500 किलोवाट का प्लांट का उद्घाटन किया है। जगह है देहरा के कोट, देहरा का जो कोट है, जो जगह है कोट, वहाँ पे 500 किलोवाट का प्लांट लगा है सोलर ऊर्जा के लिए। अभी जो सोलर ऊर्जा है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे बजट में थोड़ा और डिटेल में करते हैं। तो अभी ये समझ लीजिए हिम ऊर्जा वाला एक सरकार का काम है, हिम ऊर्जा। तो उस हिम ऊर्जा के अंदर क्या है, जो छोटे छोटे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं हिम ऊर्जा के अंदर। तो उसी के अंदर सोलर एनर्जी आती है। तो 500 किलोवाट का जो सौर प्लांट है वो कहाँ लगा है, देहरा के कोट में। तो अभी प्रदेश के लोगों के लिए 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए जा रहे हैं। तो वैसे जैसे केंद्र से 40% अनुदान दिया जा रहा है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो 500 किलोवाट का प्लांट लगा सकता है, जिससे हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी प्री के लिए याद रखना, कितना तक लगा सकता है, 500 किलोवाट का, और जिसमें केंद्र की तरफ से 10% सब्सिडी मिलेगी और 40% अनुदान मिलेगा
केंद्र की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 10% मिलेगा स्टेट की तरफ से। तो 50% आपको सब्सिडी के लेवल के ऊपर आप क्या करोगे, 500 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हो सोलर एनर्जी के लिए। और जो आगे फर्दर किसका पार्ट है, जो हमारा हिम ऊर्जा वाला जो सरकार का प्रोग्राम है, इसके लिए है जी। और देखो लाहौल स्पीति के सगनम और लोसर से बनेगा आइस रिंग। अब देखो, अब जैसे मैं पीछे बता रहा था अब क्या हुआ है इस लाहौल स्पीति में, तो यहाँ पे जो आइस स्केटिंग वाला जो हॉकी है, कोई और स्पोर्ट्स है, उसके ऊपर हो रही है वो चीज़ें, और मेन का पार्टिसिपेशन भी है और गर्ल्स का भी, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का ही है। तो इस तरह से हमारा ये आज का पेपर हो चुका है, और नेक्स्ट पेपर के लिए हम अगले सैटरडे को करेंगे। और अगर आपकी कुछ, फिर से मैं बार बार ये बता, अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और दूसरा, जैसा हम कर ही रहे इसको, और कोई, ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले जो लोग भी हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे, तो इसलिए आप थोड़ा इसको आगे और शेयर भी कर सकते हैं, है ना, तो ताकि ये जो बेनिफिट है लोगों तक पहुँचता रहे। और बाकी आपकी जो सजेशन है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।